जरा सोचिए, जून 2025, मशरिक़ वस्ता में दहाइयों से जो एक शैडो वॉर या प्रॉक्सी जंग चल रही थी, वो अचानक एक खुली और बराह रास्त जंग में बदल गई। ये थी 12 रोज़ा जंग, और इसने ना सिर्फ खित्ते को बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी मुकम्मल जंग थी जिसने आलमी ताकतों को अलर्ट कर दिया, आलमी मईशत को खतरे में डाल दिया और एक ऐसे जौहरी बहरान का खदशा पैदा कर दिया जिससे हर कोई डरता था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस मोड़ पर पहुंचे कैसे? देखें, ये जंग कोई अचानक से नहीं शुरू हो गई। इसकी बुनियादें कई सालों से रखी जा रही थीं। सब कुछ शुरू हुआ 2018 में, जब अमेरिका जौहरी मुआहदे से अलग हो गया। उसके बाद ईरान ने भी यूरेनियम की अफजूदगी तेज कर दी। फिर आया मई 2025, जब IAEA यानी बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की एक रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के पास 9 एटम बम बनाने के लिए काफ़ी मवाद जमा हो चुका है। और इसके ठीक 2 हफ्ते बाद, जब IAEA ने ईरान को बाज़ाब्ता तौर पर कवानीन की खिलाफवर्जी का मुर्तकब करार दिया, तो बस जंग के लिए स्टेज पूरी तरह तैयार हो चुका था। तो चलिए अब सीधा उन 12 दिनों की कहानी में चलते हैं और देखते हैं कि ये तनाज़ा कैसे शुरू हुआ, कैसे आगे बढ़ा और फिर आखिरकार कैसे रुका। तो शुरुआत हुई ऑपरेशन राइजिंग लाइन से। ये एक बहुत बड़ा और सोचा समझा इस्राएली फ़िज़ाई हमला था। इसमें 200 से ज़्यादा तैयारों ने हिस्सा लिया और ईरान की सबसे हसास जगहों को निशाना बनाया, ख़ास तौर पर नतंज़, इस्फ़हान और फ़र्दू में मौजूद जौहरी तंसीबात को। मकसद बिल्कुल साफ था, ईरान के जौहरी प्रोग्राम को इसकी जड़ से ही कमज़ोर कर दिया जाए। और ईरान का जवाब, जिसे उन्होंने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का नाम दिया, वो भी कुछ कम नहीं था, बल्कि उतना ही शदीद था। उन्होंने 550 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल और 1000 से ज़्यादा ड्रोन्स फायर किए। उनका निशाना ना सिर्फ इस्राएली फ़ौजी हेडक्वार्टर्स और तहकीकी मराकज़ थे, बल्कि कुछ मिसाइल शहरी इलाकों में भी गिरे, जिससे ये तनाज़ा और भयानक हो गया और आम लोगों की जानें खतरे में पड़ गईं। अब जब जंग बिल्कुल अपने उरूज पर थी, अमेरिका ने बराह रास्त मैदान में कदम रखा। अमेरिकी B-2 बॉम्बर तैयारों ने ईरान की सबसे महफूज समझी जाने वाली जौहरी तंसीबात पर हमले किए, और ये एक फैसलाकुन मोड़ साबित हुआ। इस हमले ने ईरान पर इतना दबाव डाला कि सिर्फ 2 दिन बाद ही दोनों फरीक जंग बंदी के लिए राजी हो गए। अच्छा, अब फौजी कार्रवाइयों की बात तो हो गई, लेकिन हर जंग की एक इंसानी कीमत भी होती है। आइए अब इस पहलू पर नज़र डालते हैं, जहां आदाद-ओ-शुमार तो अक्सर एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन आम शहरियों की तकलीफ एक ऐसी हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। ये टेबल हमें साफ साफ दिखाता है कि आजकल की जंग में मालूमात खुद एक हथियार है। आप खुद देख सकते हैं कि दोनों तरफ से जारी किए गए हिलाकतों के आदाद-ओ-शुमार में कितना बड़ा फ़र्क है। इसराइल बहुत कम जानी नुकसान का दावा कर रहा है, जबकि ईरान हज़ारों इसराइली हलाकतों की बात कर रहा है। तो ये आदाद-ओ-शुमार असल में मैदान जंग के साथ साथ चलने वाली एक मालूमाती जंग की तस्वीर हैं। लेकिन इन मुतज़ाद दावों और प्रोपेगेंडे के बीच एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई नहीं झुटला सकता, और वो है बेघर होने वाले आम शहरी। अंदाज़ा है कि 39,000 से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए, जिनमें हज़ारों ईरानी और 9,000 से ज़्यादा इसराइली शामिल थे। ये जंग का वो ठोस और अफसोसनाक नतीजा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये अल्फाज, ये इन खुश्क आदाद-ओ-शुमार को एक इंसानी चेहरा देते हैं। ये तेहरान के एक आम शहरी की आवाज़ है, जो इस सारी अफरा-तफरी के बीच अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है। हम यहीं रह रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि हम कहीं जा रहे हैं। ये चंद अल्फाज इस जंग की पूरी तल्ख हकीकत को बयान कर देते हैं। तो अब ज़रा तस्वीर को बड़ा करते हैं और देखते हैं कि इस जंग के असरात दुनिया भर में कैसे महसूस किए गए। क्योंकि ये जंग सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रही, इसकी लहरें पूरी दुनिया की मईशत तक पहुंची और हर किसी पर असरअंदाज हुईं। और ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई इस दुनिया में कोई भी लड़ाई सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं रहती, उसके नताइज आलमी होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस जंग की कीमत बाकी दुनिया को कैसे अदा करनी पड़ी। और इसकी सबसे बड़ी वजह है आबनाए हॉर्मज़। यूँ समझें कि ये दुनिया की तेल की सप्लाई के लिए एक शहरक की तरह है। दुनिया का तकरीबन 20% तेल इसी तंग समंदरी रास्ते से गुजरता है, जो ईरान के बिल्कुल पास है। तो जाहिर है,
جب بھی اس خطے میں کشیدگی بڑھتی ہے تو پوری دنیا میں توانائی کی سپلائی میں خلل کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، مارکیٹ نے فوراً اپنا رد عمل دکھایا۔ صرف ایک ہفتے کے اندر ہی خام تیل کی قیمتوں میں 10% کا بڑا اضافہ ہو گیا۔ یہ اضافہ اصل میں اس عالمی پریشانی کو ظاہر کر رہا تھا کہ کہیں دنیا میں ایک نیا توانائی کا بحران نہ کھڑا ہو جائے۔ اب دیکھیں، تیل کی قیمتوں کا بڑھنا صرف خبروں کی ایک سرخی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ نائس کے ماہر اقتصادیات نے بتایا، اس کا سیدھا اثر عالمی مہنگائی پر پڑتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہزاروں میل دور ہونے والی ایک جنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں روزمرہ کی چیزیں مہنگی ہو سکتی ہیں۔ تو جنگ تو ختم ہو گئی، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ بھی حل ہو گیا؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ جنگ بندی کے بعد کی صورتحال کیا ہے اور یہ جو امن ہے یہ کتنا پائیدار ہے۔ تو جنگ کا سب سے بڑا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ یہ کہ ایران کا جوہری پروگرام ختم نہیں ہوا، صرف کچھ وقت کے لیے پیچھے چلا گیا ہے۔ حملوں نے ان کی اہم تنصیبات کو نقصان پہنچا کر پروگرام کو 1 یا 2 سال کے لیے سست ضرور کر دیا ہے، لیکن اصل سوال وہیں کا وہیں ہے۔ ایران کا افزودہ یورینیم کا ذخیرہ آخر ہے کہاں؟ جب تک یہ پتہ نہیں چلتا، اصل خطرہ اپنی جگہ موجود ہے۔ اور یہ ہمیں اس آخری اور سب سے بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے، لڑائی تو رک گئی ہے، فوری خطرہ بھی ٹل گیا ہے، لیکن کب تک؟ کیونکہ جب تک اصل مسائل جیسے جوہری عزائم اور علاقائی دشمنی حل نہیں ہوتے، تب تک یہ امن کتنا مضبوط ہے، یا یہ صرف ایک اور طوفان سے پہلے کی خاموشی تو نہیں؟